अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में 3rd चैप्टर मांग का नियम और मांग की लोच हम लोग पढ़ रहे थे। उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे मांग के नियम के कारण। मांग का जो नियम है उसका क्या कारण है, वो कहाँ पे लागू होता है और कहाँ पे नहीं लागू होता है। तो मांग के नियम के 5 कारण हैं जिसे आपको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला कारण जब मैं लिखवा रही हूँ तो आप देखिए, सीमांत उपयोगिता हार्स नियम। आपको जब मैं ये लिखवा रही हूँ तो आपको याद आया होगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सीमांत उपयोगिता हार्स नियम किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता हार्स नियम के कारण ही, सीमांत उपयोगिता हार्स नियम के कारण ही क्या लगता है, मांग का नियम लगता है। देख लीजिए, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? मांग के नियम का पहला कारण सीमांत उपयोगिता हार्स नियम है। वास्तव में मांग के नियम का आधार ही यही है, सीमांत उपयोगिता हार्स नियम। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता ज्यों-ज्यों किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, उसके लिए वस्तु की अगली इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सीमांत उपयोगिता हार्स नियम किसे कहते हैं। अब सेकंड हम देख लेते हैं प्रतिस्थापन नियम। दूसरा क्या है मांग के नियम के कारण? प्रतिस्थापन नियम। प्रतिस्थापन नियम किसे कहते हैं? मांग के नियम का दूसरा कारण क्या है? प्रतिस्थापन नियम है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि एक वस्तु की सीमित उपयोगिता तथा मूल्य का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाए। एक बार फिर से मैं इसे बोल रही हूँ, इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। प्रतिस्थापन नियम क्या है? प्रतिस्थापन नियम मांग के नियम का दूसरा कारण प्रतिस्थापन नियम है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाए। ठीक है, तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम है आय प्रभाव। आय प्रभाव किसे कहते हैं? आय प्रभाव मांग के नियम को प्रभावित करता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता के लिए इसका प्रभाव ऐसा होता है मानो उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हो गई। ठीक है, मांग के नियम का एक कारण आय प्रभाव भी है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता के लिए इसका प्रभाव ऐसा होता है मानो उसकी वास्तविक आय में कमी हो गई। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, मान लीजिए यदि बाजार में आलू का मूल्य 2 रुपया प्रति किलो है तो कोई उपभोक्ता 10 किलो आलू खरीद लेता है। ठीक है, लेकिन उसी अगर आलू का दाम, उसे 20 रुपया उसमें खर्च करना पड़ा। यदि आलू का मूल्य घटकर 1 रुपया प्रति किलो हो जाए तो उतने ही आलू के लिए अब उसे केवल 10 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार आलू के मूल्य में कमी होने से उपभोक्ता को 10 रुपये की क्या हो गई? बचत हो गई। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि आलू का मूल्य बढ़ गया, अगर 2 रुपये किलो आलू था, हमने 10 किलो आलू लिया तो हमें 20 रुपये देने पड़े। पर अगर मान लो वही आलू का मूल्य 3 रुपये प्रति किलो हो गया तो 10 किलो के लिए हमें 30 रुपये पेड करने पड़ेंगे। ठीक है, जब 30 रुपये देने पड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? इसका उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। जब आय प्रभाव में दाम कम होता है तो हमारी वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, और जब आय प्रभाव में दाम अधिक हो जाता है तो वास्तविक आय में कमी हो जाती है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है वस्तु का विभिन्न प्रयोग।
वस्तु का विभिन्न प्रयोग। मांग के नियम का एक कारण ये भी है कि वस्तु का बहुत तरह से प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत जब कम हो जाती है तो हम उसके प्रयोग को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, मान लीजिए आम का दाम कम हो गया, ठीक है, पके आम का दाम बहुत ज़्यादा गिर गया, तो हम क्या करते हैं, आम से अधिक वस्तुएं बनाने लगते हैं। हम आम से अमावट बना सकते हैं, आम से हम कुछ और भी तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। तो हम देखते हैं कि जब वस्तु का दाम कम हो जाता है तो वस्तु का भिन्न भिन्न प्रयोग से काम लिया जा सकता है। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि घी का काम अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो उसका प्रयोग भी घट जाता है, हम कम से कम यूज़ उसे करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, मान लीजिए घी का दाम, पहले घी का दाम बहुत कम था पुराने ज़माने में, जब लोग उससे बहुत तरह के काम लिया करते थे, परंतु अब उसका दाम इतना ज़्यादा अधिक हो गया है कि लोग उससे कम काम लेते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि वस्तु का मूल्य बढ़ने से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, पर वस्तु का दाम जब बढ़ जाता है तो काम को भी कम कर दिया जाता है। इस तरह हम देखते हैं मांग के नियम को वस्तु का विभिन्न प्रयोग भी प्रभावित करता है। 5 नंबर है क्रेताओं की संख्या में वृद्धि या कमी। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि या कमी। क्रेता की संख्या, क्रेता कौन होते हैं, जो खरीदने जाते हैं, जो खरीदारी करते हैं। तो क्रेताओं की संख्या में वृद्धि या कमी भी मांग के नियम को प्रभावित करता है। किस तरह से, देख लीजिए आप, यदि वस्तु के मूल्य में कमी होने से उनके क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कम आय वाले लोग भी उसे खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। अगर वस्तु के दाम में कमी हो गई, ठीक है, वस्तु के मूल्य में कमी हो गई, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि जिसके पास पैसा कम रहता है, जो उस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, वो भी चाहते हैं कि अब दाम कम हो गया तो हम उस चीज़ का यूज़ कर लें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दाम कम होने से खरीदारी बढ़ जाती है और क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उनकी क्रेताओं की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हमने समझ लिया मांग के नियम के क्या क्या कारण हैं। अब हम देखते हैं मांग के नियम की क्या मान्यताएं या सीमाएं हैं। मांग के नियम के कारण के बाद हम देखते हैं कि मांग के नियम की क्या मान्यताएं और सीमाएं हैं। कुछ सीमाएं ऐसे हैं जिसके बाद मांग का नियम कार्य नहीं करता। इसमें भी कुछ सीमाएं लिखी गई है, कुछ सीमाएं बनाई गई है। अगर वो सीमाएं हैं तो मांग का नियम वहां लागू नहीं किया जा सकता। मांग के नियम की मान्यताएं, या हम इसे कह सकते हैं मांग के नियम की मान्यताएं या सीमाएं। कहाँ कहाँ पे मांग का नियम कार्य नहीं करता। मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं जिनके रहने पर यह नियम लागू नहीं होता। यदि मान्यताएं विद्यमान नहीं रहे तो यह नियम भी लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में इनकी मान्यताएं इस नियम की सीमाओं की ओर अग्रकृत करती है। सीमाएं मतलब मांग के नियम की कुछ सीमाएं बनी हुई है, अगर उस तरह का कार्य नहीं हुआ तो वहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं हो सकता। जैसे पहला हम देख लेते हैं, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला नियम है उपभोक्ता की आय में
परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि मान लो उपभोक्ता की आय में बहुत वृद्धि हो गई और वस्तु का दाम बढ़ गया, तो उपभोक्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वस्तु उसी हिसाब से खरीदेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मांग का नियम यहाँ पे तो काम नहीं करेगा। और अगर मान लो उपभोक्ता की आय में बहुत कमी हो गई और दाम में भी कमी हो गई, तो भी उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु को खरीद सकेगा। तो इस तरह से अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है तो मांग का नियम वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नहीं लगेगा मांग का नियम। दूसरा हम देखेंगे, उपभोक्ता की आदत, रुचि एवं फैशन में चेंजेस नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता की आदत, रुचि और फैशन में चेंजेस, उपभोक्ता की आदत, रुचि और फैशन में बदलाव नहीं होने चाहिए। बदलाव नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसको हमने पहले भी बहुत बार क्लियर कर चुका है। उपभोक्ता की आदत, रुचि और फैशन में अगर बदलाव नहीं होगा तभी मांग का नियम वहाँ पे लागू होगा। अगर उपभोक्ता की आदत, रुचि और फैशन हमेशा बदलते रहें तो उसमें मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यदि कोई वस्तु फैशन में आ जाए तो मूल्य बढ़ने पर भी लोग उसे ही खरीदेंगे। ठीक है, मान लो कोई वैसी वस्तु है जो फैशन में नहीं है, उसका दाम घट गया, और जो वस्तु फैशन में है उसका दाम बढ़ गया, तो लोग किसे खरीदेंगे, जिसका दाम बढ़ा हुआ है और जो फैशन में चल रहा है लोग उसी को खरीदने के लिए जाएंगे ना। जिसका दाम मान लो कम है लेकिन फिर भी वो फैशन में नहीं है, ओल्ड फैशन हो गया, तो उसको तो लोग खरीदेंगे नहीं। ठीक है, परंतु यदि कोई वस्तु फैशन से हट जाए तो मूल्य गिरने पर भी उसे लोग नहीं खरीदते। तीसरा नंबर देखते हैं, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको समझ लेते हैं, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक वस्तु का दाम बढ़ गया तो दूसरी वस्तु का दाम मान लो घट जाएगा तो लोग उसे ही खरीदेंगे। पहले वस्तु का दाम बढ़ने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह देखो, और या तो फिर होता क्या है कि कोई वस्तु का दाम घटा, उसके बाद तुरंत फिर दूसरी वस्तु का भी दाम घट गया जिसको जो हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसी को खरीदेंगे। जिसका दाम घटा हुआ है पहले से उसको तो नहीं खरीदेंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अरहर की दाल की कीमत घट जाए, ठीक है, लेकिन अरहर की दाल की कीमत घट गई और मसूर की दाल की कीमत बढ़ गई, तो हम अरहर का दाल खरीद लेंगे, मसूर के दाल को छोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसी के साथ साथ मसूर की दाल की भी कीमत घट गई। ठीक है, अरहर के दाल के साथ मसूर की दाल की भी कीमत घट गई, तो हम देखेंगे कि उपभोक्ता अरहर की दाल की कीमत घटने पर भी उसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे अगर मसूर की दाल चाहिए तो वो मसूर की दाल ही खरीदेगा, क्योंकि उसका भी दाम घट गया है। तो इस तरह हम देखेंगे कि अगर स्थापन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। ठीक है, 4th नंबर देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
अगर जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है तो मांग का नियम वहाँ भी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मांग का नियम तभी लागू होगा जब जनसंख्या में अधिक परिवर्तन ना हो, मतलब कुछ बहुत ऐसा परिवर्तन हो जिससे किसी को कोई फर्क ना पड़े। अगर बहुत अधिक परिवर्तन हो जा रहा है तो देखिए, यदि जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो मूल्य बढ़ने पर भी वस्तु की मांग कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है उसकी मांग बढ़ने पर भी लोग उस चीज़ को खरीदेंगे ही, है ना। इसके विपरीत अगर हम देखेंगे जनसंख्या में कमी हो गई तो वस्तु के मूल्य में कमी होने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और पांचवा देख लीजिए, मौसम और जलवायु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मौसम और जलवायु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परंतु मौसम और जलवायु तो अक्सर ही परिवर्तित होते रहेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि मांग का नियम की जो सीमाएं हैं, वो मांग का नियम जो बनाया गया है उसका एक अपवाद है कि वो वहीं पे लगेगा जहाँ पे फिक्स अर्थव्यवस्था हो, जहाँ पे कोई चीज़ भी फ्लक्चुएट ना हो, कम ज़्यादा ना हो, वहाँ पे मांग के नियम को लगा दिया जाएगा। परंतु उसकी सीमाओं से ये क्लियर हो जाता है कि जहाँ पर भी परिवर्तन आता है वहाँ ना मांग के नियम को नहीं लगाया जा सकता। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास है फिर। थैंक यू।